ओके गाइस, सो अब बात करते हैं मर्कल ट्री के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारे ब्लॉकचेन के लिए। तो इसको आज हम लोग समझेंगे, और कई बार ये इंटरव्यू में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भाई आखिर में मर्कल ट्री क्या होता है और इसका यूज़ क्या है हमारी ब्लॉकचेन में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो हम लोग बात करेंगे हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में। अगर आप लोग कोई चैनल पे हैं तो वैसे आपको पता होगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली आपको जानना होगा कि हैशिंग एल्गोरिथम क्या है। और जिनको पता भी है, मैं यही कहूंगा कि आप एक बार इसको रिवाइज करो, क्योंकि इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है मर्कल ट्री में। फिर हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हैशिंग के बारे में कि भाई हैशिंग आखिर में हम करते क्यों हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि भाई क्रिप्टोग्राफी है, इससे हमारा डेटा इंक्रिप्टेड रहता है, ये तो सबको पता है राइट, कि डेटा हमारा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। बट और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हैशिंग के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि मर्कल ट्री इसका यूज़ करता है। थर्ड चीज फिर हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की। मर्कल ट्री और ट्रांजैक्शन का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। आप यही समझ सकते हो कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से जो हमारी ब्लॉकचेन में हो रहा है वो मर्कल ट्री के थ्रू ही आसान वे में हो पा रहा है। अब कैसे हो रहा है ये तो हम लोग बात करेंगे। इसीलिए हम लोग ये भी समझेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन कैसे स्टोर होता है हमारी ब्लॉकचेन में, और फिर हम लोग मर्कल ट्री के बारे में बात करेंगे कि आखिर मर्कल ट्री किस तरह से हमारा काम, ब्लॉकचेन का काम इतना ज़्यादा आसान बना देता है। क्या है मर्कल ट्री के पास ऐसा जो और कोई डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हैशिंग एल्गोरिथम क्या होती है? तो हैशिंग एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सी एक एल्गोरिथम है, जहां पे आप एक सेट ऑफ इनपुट, जो कि कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, आप एक हैशिंग एल्गोरिथम को देते हो। जिसमें अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है SHA-256, मगर और भी हैशिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे आपकी केकैक 256 होती है, SHA-512 भी होती है, बहुत सारी की मतलब एल्गोरिथम्स होती हैं, हैशिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। मैंने इस केस में SHA-256 को कंसिडर किया है। तो जब आप इस SHA-256 एल्गोरिथम को कोई भी इनपुट देते हो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म का, ये क्या करती है, इसे कन्वर्ट करती है हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, जो कि इस इनपुट के थ्रू ही जनरेट हुए हैं। और जैसे जैसे इनपुट आप चेंज करते जाते हो, ये जो आपका, ये जो मतलब हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, ये भी चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे टोटल 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं, और हर एक हेक्साडेसिमल 4 बिट्स का होता है। तभी हम लोग इसे कहते हैं 256, SHA-256, बिकॉज 64 into 4 is equal to 256। ओके, सो दिस इज हाउ हैशिंग एल्गोरिथम वर्क्स। ठीक है, अब समझते हैं कि हैशिंग एल्गोरिथम की क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिसका नाम है क्रॉसवर्ड पजल। तो अगर आप लोगों के घर न्यूज़पेपर आता है, वैसे पता नहीं आता भी है कि नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, पर अगर आपके घर पे कभी न्यूज़पेपर आए हो, या फिर कभी आपने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखा हो जहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल करके एक गेम होता है। इसमें क्या होता है कि आप देख लोगे यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स दिए हैं वाइट कलर में, राइट। आपको इन बॉक्स को फिल करना होता है। क्या फिल करना होता है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो जैसे लिखा है ना कि अक्रॉस, मतलब आपको फिल करना होता है। मैंने भी कभी ज़्यादा खेला वेला नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने देखो कहा है कि मॉर्टेन हु प्रेजेंट्स केप एंड इन डीसी, आई थिंक ये यूएसए साइड का पेपर है, तो वहाँ की बातें हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जनरल नॉलेज का एक तरह से आपका टेस्ट है कि आपको फिल करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और आपको इन्हीं बॉक्सेस में वो आंसर फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस के आगे नंबर दिए हुए हैं, और आप उसी क्वेश्चंस के नंबर का यूज करते हो और इस क्रॉसवर्ड पजल को पूरी तरह से, मतलब इसका आंसर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये काम होता है। अब इस क्रॉसवर्ड पजल का सॉल्यूशन कैसे मिलता है यूजर्स को? तो भाई जिन्होंने भी ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया है, भाई या तो न्यूज़पेपर में अगले दिन इसका सॉल्यूशन आ जाता है, या फिर न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि भैया ये सॉल्यूशन आपको हमारी मतलब वेबसाइट पे आके देख लेना है, या फिर आपको आपके अगर कोई दोस्त है तो उनसे वेरीफाई करना है। मतलब यही सारे ऑप्शंस होते हैं वेरीफाई करने की कि भैया आपने क्रॉसवर्ड पजल को सही से फिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब जिनको नहीं भी समझ में आया क्रॉसवर्ड पजल तो परेशान नहीं हो, बस इतना समझ लो कि ये गेम है जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें, तो क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटाइज फॉर्म में हो गई हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये क्रॉसवर्ड पजल आपको लेट्स से एक जो गूगल न्यूज़ के फॉर्म में मिला हुआ है। ठीक है, मतलब डिजिटाइज वे में मिला हुआ है, कोई फिजिकल पेपर के फॉर्म में नहीं मिला है। अब ये कंपनी जिसने ये क्रॉसवर्ड पजल आपको दिया है, ये न्यूज़पेपर एजेंसी जिसने आपको ये क्रॉसवर्ड पजल दिया है, अब वो आपको लेट्स से सॉल्यूशन देना चाहती है कि भैया आप सॉल्यूशन से वेरीफाई कर लो। अब ये सॉल्यूशन देने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये कंपनी क्या करे, इसका जो सॉल्यूशन है उसने यहाँ पे पूरा फिल करके आपको एज अ फॉर्म ऑफ ईमेल में भेज दिया कि भैया देखो ये इसका सॉल्यूशन है, आप मैच कर लो। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो कि काफी अच्छा तरीका हो सकता है, वो ये है कि आप इस पूरे डेटा का हैश ले लो, और हैश का जो भी रिजल्ट आए
वो यूजर को भेज दो। अब इससे क्या होगा, यूजर के पास अपना कोई सोल्यूशन है, इसलिए मैं देखो यहाँ पे ग्रीन वाला जो सोल्यूशन है मैं दिखा रहा हूं कि कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाला है और उसने एक हैश जनरेट किया है, ठीक है, इस सोल्यूशन को लेके। ये यूजर है जिसने अपना कोई सोल्यूशन लिखा है जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं। तो ये यूजर क्या करेगा फिर, अपने इस टेबल का, अपने इस क्रॉसवर्ड पजल का ये भी हैश निकालेगा। अगर जो हैश जनरेट हुआ है वो हैश जो पिछले वाला हमारा हैश था उसके इक्विवेलेंट आ जाता है, तब तो इसने सॉल्यूशन, जो यूजर ने सॉल्यूशन निकाला है वो एकदम सही सॉल्यूशन है। और अगर यहाँ पे हैश में डिफरेंस है, जो कि आप देख सकते हो इस केस में है, ये यूजर का सॉल्यूशन है जो कि 18EE करके शुरू हो रहा है, जबकि जो सॉल्यूशन कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो है 5819। तो यूजर पता कर लेगा कि भैया मेरे सॉल्यूशन में गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या, डायरेक्टली कंपनी को ऐसा करना चाहिए था कि यहाँ पे फिल कर लेना चाहिए था सारे ब्लॉक्स को और यूजर को दे देना चाहिए था। बट आप सोचो अगर ध्यान से, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पहले तो कंपनी को पूरा एक डेटा फिल करना है, मतलब कि एक फाइल प्रिपेयर करनी है, उस फाइल में उसको सारा डेटा लिखना है, और ये डेटा सिर्फ उसको यूजर ही को नहीं भेजना, मतलब एक ही यूजर को नहीं भेजना, हजारों लाखों यूजर जिन्होंने ये सॉल्यूशन, मतलब जिन्होंने सॉल्यूशन के लिए कहा कि भाई हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उन सबको ये सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रीज़न क्योंकि डेटा का साइज़ यहाँ पे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो आप एक फाइल प्रिपेयर करोगे, उस फाइल में सारे सॉल्यूशन होंगे। तो लेट्स से कुछ 500 KB की फाइल होती है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि इससे बड़ा ही क्रॉसवर्ड पजल है तो 1 MB की फाइल होती है। अब ये 1 MB की फाइल आपको हर एक यूज़र को इंडिविजुअली भेजनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा आपका बैंडविड्थ खाएगी, क्योंकि आपको इंटरनेट के थ्रू इनको भेजना, साइज बहुत ज़्यादा है। और यूज़र को जब वो डेटा मिलेगा तो उसको वेरिफिकेशन करने में भी बहुत दिक्कत होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक डेटा लेना होगा, उससे चेक करना होगा भाई इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक में क्या है। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। हैशिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें नहीं होती। हैशिंग में क्या है, आपके पास एक हैश आ जाता है, आप उस हैश जो आप देख रहे हो, इस डेटा का जो हो सकता है कि जो लेट्स से ये 1 MB की फाइल थी, उसका जब आप हैश निकाल रहे हो तो ये कुछ 1 या 2 KB का ही आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो साइज था सॉल्यूशन का वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो हैशिंग से फ़ायदा क्या है, पहले तो ये आपका जो एक बड़ा सा इनपुट था, चाहे वो MB का था, वो कहते हैं 1 TB का भी था, वो क्या करता है हैशिंग, उसको रिड्यूस कर देता है कुछ फॉर्म ऑफ बाइट्स में। सेकेंड बेनिफिट क्या है हमारे हैशिंग का, कि ये हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है, क्योंकि यूज़र ने क्या किया, बस डायरेक्टली हैश को मैच किया उस सॉल्यूशन के साथ, जो सॉल्यूशन वाला हैश हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया था, और उसने तुरंत देख लिया कि भैया ये दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब कि मेरा सॉल्यूशन तो सही नहीं है, उसको एक एक ब्लॉक जाके चेक नहीं करना पड़ता। तो ये बेनिफिट्स हैं हैशिंग के, एक तो क्रिप्टोग्राफी है ही, बट ये दोनों बहुत ही मेजर बेनिफिट्स हैं हैशिंग के, और इसलिए हैशिंग को यूज किया जाता है। अगर आप ब्लॉकचेन में भी देखो तो इसीलिए यहाँ पे हैशिंग का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कुछ डेटा है, आप देखोगे क्या किया जाता है, इन डेटा को ही एज एन इनपुट लिया जाता है, इनका SHA-256 से इनसे हैशिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि एज एन इनपुट ये इनपुट दिया जाता है SHA-256 को, और ये SHA-256 फिर हमें हैश प्रोवाइड करती है। और ये हैश बेसिकली जो ये प्रोवाइड करती है वो एक यूनिक हैश होता है हर एक ब्लॉक के लिए, क्योंकि भाई इनपुट भी यूनिक है ना, हर बार हैश डेटा। अब ये मैं नहीं बता रहा कि ब्लॉक नंबर डेटा ये सब क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरा ब्लॉकचेन वाला कोर्स देखो, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको क्या करना होता है, ये सारी तीनों तीनों चीज़ें फील्ड को, ये तीनों फील्ड हमेशा ही डिफरेंट रहेंगी हर एक ब्लॉक के लिए, तो डिफरेंट सीधी सी बात है, उसका जो आउटपुट भी होगा वो हर बार डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से आपकी जो ब्लॉकचेन है वो बनती है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक हमारा जेनेसिस ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, अगर आप देखो तो हैश के थ्रू ही कनेक्टेड है। इस हैश की एक आइडेंटिटी है जो कि है 000, और इस ब्लॉक के पास एक प्रीवियस हैश फील्ड है जिसकी वैल्यू है 000D8C42, दोनों ही मैच कर रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये ब्लॉक नंबर 2 आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि भैया ब्लॉक नंबर 1 कहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह से लेट से कोई और ब्लॉक क्रिएट होगा, ब्लॉक नंबर 3, तो ये ब्लॉक नंबर 3 ब्लॉक नंबर 2 पे पॉइंट कर पाएगा। रीजन कैसे होगा, क्योंकि प्रीवियस हैश में अगर आप ब्लॉक नंबर 3 के देखोगे तो हैश है इस ब्लॉक नंबर 2 का। और ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं ब्लॉकचेन की, ये मैंने ब्लॉकचेन के कोर्स में बताई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीवियस है, ये ब्लॉक नंबर 3 है, इसको पॉइंट कर रहा है, ब्लॉक नंबर 2 इसको पॉइंट कर पा रहा है, मतलब कि हैशिंग की वजह से हमारा एक काम तो ये भी हो गया कि यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन पूरी तरह से फॉर्म हो गई, है ना। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, प्रीवियस हैश एक्चुअली में यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, और वो डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा हैश पॉइंटर। हैश पॉइंटर क्या होता है, तो हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा को हमें पॉइंट करना है, तो हैश पॉइंटर क्या करता है, इस डेटा का, ये जो आप डेटा देख रहे हो इसका हैश निकाल लेता है। देख रहे हो ये डेटा है, तो मैंने क्या किया, इसको SHA-256 एल्गोरिथम एज एन इनपुट भेजा, और
फिर इसका हैश मिला और हैश पॉइंटर क्या करता है, इस हैश ऑफ डेटा को अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये मेरा हैश पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हैश ऑफ डेटा को, इस डेटा के हैश को अपने पास रख रहा है। और क्योंकि इसके पास हैश ऑफ डेटा है और ये हैश ऑफ डेटा हर एक डेटा के लिए यूनिक होगा, ये क्या कर पाता है, इस पर्टिकुलर डेटा पे पॉइंट कर पाता है। तो ये हैश ऑफ डेटा इस हैश पॉइंटर को हेल्प करता है पॉइंट करने में। और यही चीज अगर आप देखो तो ब्लॉकचेन में भी हो रही है। इस ब्लॉकचेन में मेरे पास ये जो ब्लॉक नंबर 3 है, इसके पास प्रीवियस हैश है। ये प्रीवियस हैश किसको कंसिस्ट कर रहा है, ये इस ब्लॉक के हैश को कंसिस्ट कर रहा है। तो ये मेरे पास हैश हो गया और ये हैश क्योंकि हर एक ब्लॉक के लिए यूनिक है, तो जिसकी वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, इस ब्लॉक पे पॉइंट भी कर पा रहा हूँ। इसी तरह से ब्लॉक नंबर 2 ब्लॉक नंबर 1 पे पॉइंट कर पा रहा है क्योंकि इसके पास ये प्रीवियस हैश है। तो ये प्रीवियस हैश कुछ और नहीं, ये आपका एक तरह से हैश पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर का यूज है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हैश पॉइंटर। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अभी आप मर्कल ट्री में देखोगे। मर्कल ट्री में हैश पॉइंटर का ही यूज होता है, मर्कल ट्री में इन्हीं सारी चीजों का यूज होता है। तो इसीलिए मैं आपके यहाँ पे पहला थोड़ा बेसिक्स आपके क्लियर कर रहा हूँ ताकि हम लोग मर्कल ट्री को अच्छे से समझ पाए। तो अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस इन ब्लॉकचेन के बारे में। ट्रांजैक्शंस और मर्कल ट्री का काफी ज्यादा संबंध है और इसीलिए हमें ट्रांजैक्शंस किस तरह से होते हैं ब्लॉकचेन में, इसको समझना होगा। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि कितनी तरह की नोड्स होती हैं। जब हम बात करते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन की, तो बेसिकली 2 तरह की नोड्स होती हैं। ठीक है, एक नोड होती है, नोड का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जैसे आपका एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, तो जो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो सिस्टम ब्लॉकचेन को डाउनलोड कर रहे हैं, जो सिस्टम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उन्हीं को मैं नोड कह रहा हूं। ठीक है, ये चीज मैंने वैसे अपने ब्लॉकचेन के फुल कोर्स में बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहां से उसको देख सकते हो। तो 2 तरह की हमारे पास नोड होती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आप समझ जाओ। एक नोड होती है हमारी फुल नोड। फुल नोड क्या करती है, ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को स्टोर करती है। और जो ब्लॉकचेन होती है, जो इस ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स होते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। उसमें ब्लॉक हेडर होता है, उसमें मर्कल ट्री होता है और उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं अभी तक ब्लॉकचेन में, शुरुआत से लेके अंत तक, वो सारे ट्रांजैक्शन भी इसमें होते हैं। तो ये हमारी होती है फुल नोड। इसीलिए इसे कहा जाता है फुल नोड, क्योंकि इसके जो ब्लॉक का स्ट्रक्चर है, जो इसकी ब्लॉकचेन है बेसिकली, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ब्लॉक हेडर, अभी ब्लॉक हेडर क्या भी आप समझ जाओगे आने वाले वीडियो, मतलब आने वाली स्लाइड्स में। पर अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये स्ट्रक्चर होता है आपके फुल नोड की ब्लॉकचेन का। जब हम बात करते हैं लाइट नोड की, लाइट से पता चल रहा है कि काफी लाइट चीज है, या फिर आप एसपीवी नोड भी कह सकते हो। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो इसे लाइट नोड कह सकते हो, एसपीवी नोड भी कह सकते हो। तो ये जो ब्लॉकचेन होती हैं, इनके पास जो ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपके जो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्लॉक हेडर होता है और मर्कल ट्री होता है। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं होते, अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं होते। बेसिकली यहां पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है, इसमें भी मर्कल ट्री है और इसमें भी मर्कल ट्री, मतलब दोनों ही नोड्स के पास मर्कल ट्री है। और ये मर्कल ट्री जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे स्लाइड्स में, आप देखोगे कि मर्कल ट्री बेसिकली ट्रांजैक्शंस के लिए ही यूज होता है। क्योंकि ये एसपीवी नोड अगर आप ध्यान से देखो, ये एक लाइट नोड है। लाइट नोड क्यों है, क्योंकि ये पूरी ब्लॉकचेन नहीं स्टोर करेगी। क्योंकि अगर ये पूरी ब्लॉकचेन स्टोर करेगी तो ये इसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो फुल हो जाएगी। अगर आप ही सोचो, अगर आपको ब्लॉकचेन आपको एक नोड बनना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप फुल नोड बनो जिसमें कि पूरे पूरे ट्रांजैक्शन हो, या तो आप एसपीवी नोड बनो। एसपीवी नोड बनने का आपको फायदा क्या है कि आपके पास पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन तो नहीं होंगे, मतलब वो पूरी जितने भी ट्रांजैक्शन दुनिया भर में वो सारे नहीं होंगे, मगर आपके पास एक एडवांटेज होगा मर्कल ट्री का। ये मर्कल ट्री क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कराने में। अगर ये मर्कल ट्री यहां नहीं होता तो ये एसपीवी नोड भी नहीं बन पाती, तब सबको ही फुल नोड बनना पड़ता। और क्योंकि सब फुल नोड बन नहीं सकते, क्योंकि आप भाई जब पूरी ब्लॉकचेन अपने सिस्टम पे स्टोर करोगे तो वो बहुत ज्यादा स्टोरेज लेगी, और जब वो बहुत ज्यादा स्टोरेज लेगी तो डेफिनेटली लोग इसको फिर ऑप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर मैं सतोशी नाकामोटो की व्हाइट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उन्होंने कहा भाई कि हम आपको एक एसपीवी नोड का ऑप्शन देंगे, एक लाइट नोड का ऑप्शन देंगे, जो कि ये लाइट नोड ट्रांजेक्शन भी कर पाएगी, सारी चीजें कर पाएगी, और ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी कर पाएगी। बट हाँ, इसके पास सारे के सारे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब ये कैसे कर पाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट इस चीज को करने के लिए, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, ये बेसिकली मर्कल ट्री का ही यूज करती है। और जो आने वाली स्लाइड होगी वो मैं एसपीवी नोड के ही रेफरेंस में आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो मैं कहूं ब्लॉकचेन, तो मैं एसपीवी नोड के रेफरेंस में बात करूंगा। ठीक है, इसके रेफरेंस में नहीं बात करूंगा क्योंकि जो मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट है तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मगर एक चीज पक्की है कि दोनों ही चीजें मर्कल ट्री को यूज करती है, फुल नोड भी आपका यूज करती है और एसपीवी नोड भी यूज करती है। बस एक डिफरेंस ये है
कि फुल नोड जो है वो आपके सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, मगर आपकी एसपीबी नोड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती, बट स्टिल ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाती है बिकॉज ऑफ दिस मर्कल ट्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन में बहुत तरह के, मतलब बहुत तरह कहूंगा, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन में हो सकते हैं। और अगर आप एक ट्रांजैक्शन को देखो तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें नॉन्स वैल्यू होती है, गैस प्राइस होती है, गैस लिमिट होती है, किसको ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, वैल्यू, डेटा, वीआरएस फील्ड्स होती हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस की फील्ड। अब अगर आप सोचो, ये वही क्रॉसवर्ड पजल जैसा ही है। अगर मैं अपनी ब्लॉकचेन में, मेरे ब्लॉकचेन है, उसमें एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे। अगर मैं उस ब्लॉक में इसी तरह की कई सारे ट्रांजैक्शंस रखूंगा तो मेरी ब्लॉक पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाएगी, क्योंकि भाई इस सारी फील्ड्स की अपनी एक वैल्यू भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगी और जिसकी वजह से मेरा जो ब्लॉक साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचो, ये एक फाइल है, एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये 2 KB की फाइल है। मान लो कि 2 KB की ये फाइल है एज एन एग्जाम्पल। अब आप ये 2 KB की फाइल, अब आपके पास हजारों ट्रांजैक्शन हैं और हजारों ट्रांजैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 KB से तो ये 2 MB के अराउंड हो गया। मतलब कि हर एक ब्लॉक आपका कितने MB का हो गया? 2 MB का हो गया। और 2 MB के ब्लॉक को अगर आप भाई ऑल ओवर द नेटवर्क भेजते रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे, मैंने कहा था ना ऑक्यूपाई स्पेस। और सेकंड चीज इसमें एक, हाँ, एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें सर्चिंग बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई एक ब्लॉक में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और मेरे वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह की फील्ड्स के फॉर्म में है। तो मुझे एक एक फील्ड को चेक करना पड़ेगा कि भैया ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है। और मेरे पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो सोच के देखो, पहले मैं ब्लॉक को ढूंढूं, फिर ब्लॉक को ढूंढने के बाद मैं इस तरह के ट्रांजैक्शंस को ढूंढूं, तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसीलिए अगर आप ब्लॉक में देखोगे, अब अच्छा यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू ये भी दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। तो ये हमारी जैसे कि ब्लॉकचेन का नेटवर्क है और हर एक अगर आप देखोगे ABCEF जो नोड्स हैं, इनके पास अपनी ब्लॉकचेन है। और लेट्स से ए ने एक ब्लॉक क्रिएट किया। अब ये ब्लॉक जिसमें अगर मैं ट्रांजैक्शंस जो अभी हम लोगों ने देखे उस तरह के ट्रांजैक्शन रखूंगा अपने ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक को प्रोपोगेट करने में ऑल ओवर द नेटवर्क बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक का साइज हो गया है 2 MB, 3 MB। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वहाँ पे मैंने 2 KB लिया है, इसलिए मैं 2 MB ब्लॉक साइज बोल रहा हूँ। मतलब डेफिनेटली अगर वो ट्रांजैक्शन का साइज और बड़ा होगा तो इससे भी ज़्यादा MB का ब्लॉक हो सकता है। तो इसीलिए ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस ना होकर ट्रांजैक्शन के हैश होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को लेते हैं और ये ट्रांजैक्शन की जितनी भी फील्ड्स होती हैं उसको हैश लेते हैं, मतलब उसको SHA-256 एल्गोरिथम में पास कराते हैं, जिसकी वजह से हमें हैश मिल जाता है। और हम क्या करते हैं, फिर इस हैश को अपने ब्लॉकचेन में स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे एक और भी चीज़ अगर आपको ध्यान देनी होगी कि एक ब्लॉकचेन में कई सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। चलो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन के साइज को तो रिड्यूस कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन का साइज तो अब रिड्यूस हो चुका है, बट किसी भी ब्लॉक में जैसे कि हमने देखा कि कई सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर हमें लेट से किसी ट्रांजैक्शन को फाइंड करना है तो डेफिनेटली हमने उस ट्रांजैक्शन को हैश में तो कन्वर्ट कर दिया है, बट क्या हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मर्कल ट्री। ये मर्कल ट्री ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके सर्चिंग टाइम को भी बहुत कम कर देता है जब आपको ट्रांजैक्शंस को फाइंड करना होता है थ्रू आउट द ब्लॉक, जहाँ पे हजारों ब्लॉक्स हैं, हजारों ब्लॉक्स में हजारों ट्रांजैक्शंस हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस को अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, मर्कल ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो। जैसे बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, एरे होता है, आपका बाइनरी ट्री होता है, आपकी लिंक लिस्ट होती है, क्यू स्टैक होता है, सबके अपने अपने वो होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। उसी तरह से मर्कल ट्री का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है कि वो आपके ट्रांजैक्शन के, मतलब आपके ट्रांजैक्शन को फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस अगर कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ है, अगर किसी ने चीटिंग की है तो उसको भी फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो मर्कल ट्री क्या है? तो मर्कल ट्री, also known as a hash tree, is a data structure used for data verification and synchronization। अब ये कैसे है ये भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। यही चीज़ मैं कह रहा था मैं कि डेटा वेरिफिकेशन में मर्कल ट्री बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये आपके ट्रांजैक्शन को बहुत ही आराम से वेरीफाई करवा देते हैं कि भैया आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपके ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन है वो सही ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा हमारी ब्लॉकचेन के नेटवर्क। तो मर्कल ट्री अगर आप देखोगे कहाँ, ऐसा नहीं कि मर्कल ट्री कोई ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन में यूज़ करते हो। मर्कल ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप थ्रू आउट जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे पैरेलल आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक पूरा सब्जेक्ट होता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मर्कल ट्री सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ब्लॉकचेन में इनका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, मर्कल ट्री का काफ़ी एडवांटेज है, बट डेफिनेटली आप इसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ कर सकते हो।
थर्ड चीज़ ये है कि मर्कल ट्री, जैसे कि मैंने बताया, एक बाइनरी ट्री है जो कि हैश पॉइंटर से बनता है। तो हैश पॉइंटर्स हम लोगों ने देख लिया, राइट, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको अभी हम लोगों ने देखा था, इसका नाम था। तो मर्कल ट्री में जो बाइनरी ट्री है वो, उसमें क्या होते हैं, हैश पॉइंटर्स होते हैं, मतलब कि इनके पास डेटा होगा, क्या होता है, हैश होता है, और क्योंकि उसके पास डेटा का हैश होता है तो उसकी हेल्प से हम डेटा को पॉइंट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। अब एक ब्लॉक की बात की जाए, ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है उसका, ब्लॉकचेन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ऊपर वाली फील्ड जो होती है वो आपकी हेडर की होती है, जहाँ पे कई सारे, देखो आप फील्ड्स देखते हो, टाइम स्टैम्प, नॉन्स, हैश और ब्लॉक n-1, मतलब वो हो गया जो मतलब इस ब्लॉक की जो आइडेंटिटी है वो हैश हो गया। प्लस इसमें मर्कल रूट होता है। मर्कल रूट क्या होता है, अभी आपको मैं वो दिखाऊंगा तो आप देख लोगे, बट इस डायग्राम से अगर आप देखोगे तो जो रूट है इस पूरे ट्री का, जो मर्कल ट्री की जो रूट है वही हमारा मर्कल रूट होता है। तो ये आपका जनरली इसी तरह से एक ब्लॉक चेन में जो ब्लॉक होता है इसी तरह से दिखता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑफ डेटा होता है, मतलब जो मर्कल ट्री के फॉर्म में होता है, और आपका हेडर होता है। ठीक है, अब चलिए मर्कल ट्री की वर्किंग को समझते हैं कि आखिर में मर्कल ट्री वर्क कैसे करता है और किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर पाते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ तो नहीं है, या फिर किसी ट्रांजैक्शन को फाइंड कैसे कर पाते हैं इजी वे। तो मर्कल ट्री क्या करता है, आपके पास ये जैसे ट्रांजैक्शन T1 T2 T3 4 है, ठीक है, ये आपके ट्रांजैक्शन थे। ये पहले क्या करता है, उन ट्रांजैक्शन का हैश कैलकुलेट कर लेता है। तो आप देखोगे H1 H2 H3 H4 हमारे पास ट्रांजैक्शन के हैश आ गए। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम की है कि H1 H2 H3 H4 और हैश वैल्यू, हैश मतलब T1 को आपने पास किया हैश वाले SHA-256 एल्गोरिथम में, और उसने हमें आउटपुट दिया H1। उसी तरह से H2 H3 H4 सारे ट्रांजैक्शन के लिए उसने आउटपुट दिया। अब हम क्या करते हैं, इस H1 और H2 और H3 और H4 का हैश निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, H1 लिया, ठीक, इसका और H2 लिया, और इन दोनों को मिला के H1 और H2 मैंने हैश निकाला। मतलब मैंने H1 और H2 को एज एन इनपुट यूज किया, SHA-256 एल्गोरिथम में पास किया, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा हैश आ गया। ठीक उसी तरह से H3 H4 में आप देखोगे हमने फिर से क्या H3 और H4 को यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन लिया, मतलब H3 H4 का वो लिया, हैश लिया, और हमारे पास एक नया हैश आ गया जिसको हम कह रहे हैं H34। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये हमारी नॉन लीफ नोड है ना, ये लीफ नोड्स हैं, इनको हम कहते हैं लीफ नोड्स, ये हमारी नॉन लीफ नोड्स। फिर हम दोनों, इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों लाइक आपके नॉन लीफ नोड्स का, इन दोनों का हैश करते हैं, और जिसके थ्रू हमारे पास जो फाइनल हैश आता है वो H12 और H34 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं इक्वल टू करके, मगर आप समझ सकते हो, H1234 हमारे पास एक हैश आ जाता है। और यही जो होता है, यही हमारा क्या होता है, मर्कल, जो आपने अभी देखा था ना रूट, तो यही आपका मर्कल रूट होता है, आपका स्टेट रूट होता है। ठीक है, और इसी में आपका सॉल्यूशन छुपा होता है। जिस तरह की वो क्रॉसवर्ड पजल वाला हमने देखा था, क्रॉसवर्ड पजल को हमने हैश के थ्रू पास कराया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आया। उसी तरह से ये जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उनका हमने क्या किया, हैश ले लिया है, और अब हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है हमारे ब्लॉक में। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारे ब्लॉक में मौजूद है, तो कल को अगर इसमें कोई चीटिंग करने की कोशिश करता है तो क्या हो, तो लेट्स से कोई एक पर्सन है जो टेम्परिंग करता है ट्रांजैक्शन की, कोई हैकर आता है और वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ करता है। लेट्स से उसने किसी को, या फिर उसको किसी ने अगर 10 बिटकॉइन भेजे थे, उसने क्या किया, उसको 1000 बिटकॉइन किया, तो एक तरह से टेम्परिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। तो अगर कोई हैकर इस तरह की चीज़ करेगा तो आप समझ सकते हो कि आपके हैश वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्योंकि भाई अब आप पहले जो हैश ले रहे थे वो T1 ट्रांजैक्शन के लिए ले रहे थे। अब क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन है, लेट्स से वो TC7 ट्रांजैक्शन था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसका अगर आपने हैश कैलकुलेट किया तो वो क्या आया, H7 आया। अब ये H7 जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, इसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि भैया पहले जो हैश था वो H1 H2 के बीच में था। अब ये क्या हो जाएगा, H7 H2 के बीच में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो नोड है ये चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही ये चेंज होगी वैसे ही क्या होगा, आपकी ये वाली नोड भी चेंज हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका एक तरह से सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अब जब कोई दूसरा ब्लॉकचेन इस सॉल्यूशन को देखेगा तो वो पता चल जाएगा उसको कि भैया ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें किसका आपने हैश लिया है, आपने इसमें हैश लिया है H72 H34 का, जिसका कोई सॉल्यूशन होगा तो वो होगा H7234, जबकि जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो है H1234। और इसी से पता चल जाएगा कि भैया आपने ट्रांजैक्शन में कुछ छेड़छाड़ की है। तो इसीलिए अगर आप ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ करोगे तो मर्कल ट्री उसको तुरंत से वेरीफाई कर लेगा, उसको तुरंत से आइडेंटिफाई कर लेगा। और इसी तरह से मर्कल ट्री क्या करता है, हमारी ब्लॉकचेन को और सिक्योर बना देता है। क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन में कोई भी हैकर, लेट्स से आप या हम, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेगा
तो तुरंत से जो रूट वाला आपका हैश है वो चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर ये मान लो, अगर ये किसी ब्लॉकचेन में जाता है, क्योंकि हमने देखा ना कि हर एक ब्लॉक में हमारा ब्लॉक हेडर होता है और मर्कल ट्री होता है। अगर ये मर्कल ट्री और ब्लॉक हेडर जब किसी और के पास जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हर चीज़ वेरीफाई होती है राइट, तो जैसे ही दूसरे नोड के पास जाएगा वो देखेगा कि उसके पास जो सोल्यूशन है वो है H12 H34, जबकि जो उसके पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए आ रहा है वो है H72 H34। वो तुरंत से क्या कर देगा, इसको रिजेक्ट कर देगा कि भैया ये जो ब्लॉक है इसमें ट्रांजैक्शंस है, ये गलत ट्रांजैक्शंस हैं, इसीलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसी तरह से आपका मर्कल रूट क्या करता है, वर्क करता है। और क्योंकि इस मर्कल ट्री में अगर एक और खासियत की बात क्या है, क्यों ये सर्चिंग आपकी आसानी कर देता है, क्योंकि अगर आप यही ट्रांजैक्शन लिंक लिस्ट के फॉर्म में रखते, अगर आपको लिंक लिस्ट नहीं पता है तो बस इतना समझ लो कि आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फ्री फॉर्म आपने क्या किया, सबके बीच में एक नोड, जैसे ब्लॉकचेन होता है ना, ब्लॉकचेन एकदम लिंक लिस्ट की तरह बनता है। अगर आप इस तरह से ट्रांजैक्शन के बीच में एक लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश करते, तो उसमें क्या होता है, आपको किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने में आपको जो टाइम लगता वो होता O ऑफ n। अब ये थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के उसमें मैं चला गया हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं घुसूँगा, क्योंकि अभी इस पे कोर्स भी लॉन्च नहीं किया। तो जब इस पे कोर्स लॉन्च करूँगा तो इस पे और भी हम लोग डीप में बात करेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अगर आप लिंक लिस्ट के में अगर यूज़ करते, अगर आप लिंक लिस्ट का यूज़ करते इस चीज़ को स्टोर करने के लिए, ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए, ट्रांजैक्शन हैश को स्टोर करने के लिए, तो जो टाइम लगता है वो होता O ऑफ n। ठीक है, जबकि मर्कल ट्री के केस में, क्योंकि ये एक ट्री है, एक बाइनरी ट्री है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को फाइंड करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है O ऑफ log n, और log n की वैल्यू n से छोटी होती है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर n की वैल्यू 2 है तो log 2, और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है राइट, तो log 2 कम है, और log 2 क्योंकि कम है तो मतलब कि आपका जो ये मर्कल ट्री है इसको कम टाइम लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फाइंड करने के लिए, एज कंपेयर टू अगर वो ट्रांजैक्शन की अगर आपने लिंक लिस्ट बनाई होती तो। अब मगर ये थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट था, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा अपने एंड से वो करोगे, पढ़ोगे तो ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस हैं मर्कल ट्री की, तो पहली एडवांटेज तो ये है कि ये एफिशिएंट वेरिफिकेशन देता है। ये चीज़ हम लोगों ने भी देख ली कि कोई भी अगर चेंजेस करेगा ट्रांजैक्शन को, तुरंत से रूट में चेंज हो जाएगा और हम तुरंत से वेरीफाई कर लेंगे भैया कुछ गड़बड़ हुआ है। सेकंड चीज़, यहाँ पे कोई डिले नहीं है, डिले इन द सेंस, क्योंकि अब आप देख सकते हो राइट, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, एक तो साइज रिड्यूस हो गया, और उस जैसे ही साइज रिड्यूस हुआ हमारे पास एक हैश आ गया, और उस हैश को हम लोग तुरंत से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों हैश को हमने देखा, हमने कहा ये गलत है ये सही है। अगर वही चीज़ एक पूरे ट्रांजैक्शन की फाइल को हमें वेरीफाई करना होता तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता, मगर ये चीज़ बिल्कुल भी डिले नहीं करती है, कोई डिस्क स्पेस नहीं लेती ज़्यादा, क्योंकि आपके पास हैश है ट्रांजैक्शंस के, ना कि पूरा पूरा ट्रांजैक्शन है, और क्योंकि आपके पास सिर्फ हैश है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। 64 बिट्स हमने देख ही लिया है, क्योंकि हर एक 256 बिट्स, सॉरी नॉट 64 बिट्स, सो 256 बिट्स 256 लेती है, क्योंकि वो 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं, और हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर क्योंकि 4 बिट का होता है, तो आपके पास जो मैक्सिमम साइज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 256 बिट्स आ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन हैश का, नॉट ट्रांजैक्शन का। फिर यहाँ पे टेम्परिंग और डेटा डिटेक्शन भी हो पाता है, तो भाई कोई भी अगर टेम्परिंग हुई रूट में पता चल जाएगा, और जैसे ही रूट में पता चलेगा उसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे दोनों को मैच करा के। भाई एक ब्लॉकचेन के पास कुछ है, मतलब एक नोड के पास दूसरी ब्लॉक है, आपके पास दूसरी ब्लॉक है, हमने ट्रांजैक्शन को लाइक दोनों हैशेस को कंपेयर कराया और हमने पता चलेगा कि भैया आपने कुछ गड़बड़ की है। और इसी तरह से मर्कल ट्री वर्क करता है, और इसी तरह से मर्कल ट्री आपको एडवांटेज देता है इन ब्लॉकचेन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इसी तरह से वीडियोस चाहते हैं कि मैं और बनाऊं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सबके कोशिश तो पूरी रहती है कि सबके मैसेजेस का आंसर दूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।